हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकंड वीडियो बन रहा है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉस्ट शीट का थ्योरी, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे वहां तक। लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लास्ट में, उसमें मैंने एक चीज मिस कर दिया था। आप जहां पर भी लिखे हो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड को निकालने का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वहां एक चीज इंक्लूड करना है। मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, क्या क्या लिखाया था। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के अंडर में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस closing stock of raw material less sale of scrap of raw material, इतना लिखाया था। इसमें एक चीज ऐड करोगे, कैरेज। कैरेज के बहुत सारे नाम हैं। कभी कभी लिखा रहता है कैरेज, कभी कभी लिखा रहता है कैरेज ऑन परचेजेज, कैरेज ऑन परचेजेज। कभी कभी लिखा रहता है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड इसलिए कि रॉ मटेरियल को अपने फैक्ट्री तक लाने में जो कैरेज हमें देना पड़ता है, जो भाड़ा हमें देना पड़ता है, उसे कैरेज इनवर्ड कहते हैं। तो इनवर्ड ये रॉ मटेरियल आ रहा है फैक्ट्री के अंदर। हाँ, यहां तक मैं आपको लास्ट क्लास पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में। लास्ट क्लास कॉस्ट शीट में मैं आपको बताया था कि प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करने के बाद उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो फैक्ट्री के अंदर हुए हैं, वो फैक्ट्री ओवरहेड। लाइक फैक्ट्री में एक मैनेजर होगा, फैक्ट्री मैनेजर जिसे कहते हैं, उसका सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में सुपरवाइजर होते हैं, फोरमैन होते हैं। जो का काम ये रहता है कि वर्कर को गाइड करना, कि वर्कर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उनका डाउट क्लियर करना वगैरह वगैरह। इसके बारे में शायद मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फोरमैन किसे कहते हैं, सुपरवाइजर किसे कहते हैं। एक
मशीन होता है, सबसे नीचे होता है वर्कर जो काम करता है, उनको गाइड करने के लिए होता है फोरमैन, फोरमैन को गाइड करने के लिए होता है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को गाइड करने के लिए होता है फैक्ट्री मैनेजर। ठीक। अब जी खाली जो लेबर है उसको जो हम पैसा देंगे, जिसे हम वेज कहते हैं या डायरेक्ट लेबर कहते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। बाकी जो है सब फोरमैन, सुपरवाइजर, फैक्ट्री मैनेजर, इन सब की जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट लेबर है, क्योंकि वो फिनिश गुड में विजिबल नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एंगेज नहीं है। तो उनकी सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड है। उसी प्रकार फैक्ट्री में लाइट होगा, बल्ब, फैन होंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक बिल लगेगा, एक बार चेक कर लो, उसमें जो इलेक्ट्रिक बिल लगेगा फैन को रन करने के लिए, लाइट को ग्लो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ना, उसका वो सब भी इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है एक्सपेंसेस, मैं आपको लिखा रहा हूं, ये आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। लिखो, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स बेटे सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, like foreman, FOREMEN, foreman, supervisor and factory manager। बिट बी में लिखो, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट, फैक्ट्री में जितने भी एसेट हैं उन सब का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग etc. C bit, power, fuel, gas and water। अब पावर किसे कहते हैं? देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होगा मशीन को रन करने के लिए, उसे पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होगा फैन को रन करने में, बल्ब को ग्लो करने में, वो लाइटिंग है, उसका इलेक्ट्रिक बिल को हम लाइटिंग बोलते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा मशीन को रन करने के लिए, उसे हम पावर कहते हैं। ठीक है। पावर, फ्यूल, अब मशीन में बहुत सारे फ्यूल भी यूज होते हैं। बहुत सारी मशीनों को रन करने के लिए पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए, वो फ्यूल है। गैस, बहुत सारी मशीनों को रन करने के लिए गैस चाहिए होता है।
वाटर का भी जरूरत पड़ता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। तो ये सब फैक्ट्री के अंदर के खर्चे हैं, बट ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए हम इन्हें फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। डी, कॉटन वेस्ट, कॉमा, हॉलेज, HAULAGE, हॉलेज, कॉमा, lubricating oil, lubricating oil, कॉमा, indirect material, indirect material, कॉमा, indirect wages, ये सब भी फैक्ट्री ओवरहेड है। कॉटन वेस्ट मतलब अब मशीनों को साफ करने के लिए, मशीनों के इंपॉर्टेंट पार्ट की साफ सफाई के लिए कॉटन रखा जाता है, सफाई होती है उससे। हॉलेज, बड़ी बड़ी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पड़ता है उसे हॉलेज कहते हैं। इसे फैक्ट्री के अंदर ही होता है, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल, मशीनों को का फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसमें तेल डालते हैं ना, तेल, ग्रीस, कि वो उनका फ्रिक्शन कम हो जाए और वो स्मूथली रन करें। फिर लिखो ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी या एक्सपेंस, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगा, सर लिखा गया है ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, ये तो ऑफिस का खर्चा है भैया, आपको वर्ड तो ऑफिस लिखा हुआ है। नहीं, ये ऑफिस का नहीं है। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी मतलब उन स्टाफ का सैलरी जो प्रोडक्शन चार्ट ड्रॉ करते हैं, प्रोडक्शन प्लान ड्रॉ करते हैं। तो ये तो ऑफिस के लिए हुआ ना, प्रोडक्शन चार्ट जो बनेगा, प्रोडक्शन प्लान जो बनेगा, उस सब तो फैक्ट्री के लिए है ना, उस सब तो फैक्ट्री के लिए है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड भी ही है, कंफ्यूज मत होना कि ड्राइंग ऑफिस सैलरी या ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस लिखा है तो भाई ये ऑफिस का होगा, नहीं, ये फैक्ट्री का है। कॉमा, नेक्स्ट लिखो फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिक बिल टू रन द फैन और ग्लो द लाइट्स, लाइटिंग। बट इट शुड बी फैक्ट्री लाइटिंग, मतलब फैक्ट्री के अंदर जो फैन है, फैक्ट्री के अंदर जो बल्ब है, उनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ उसे फैक्ट्री लाइटिंग कहेंगे और वो ऑफिस ओवरहेड में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, सॉरी, करेक्ट। फिर कंज्यूमेबल स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर में वो सब सामान होता है जो फैक्ट्री के अंदर हम रखते हैं और वर्कर उसे कंज्यूम करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, जब वर्कर शाम को घर जाएगा काम करने के बाद, तो हाथ मुंह धो के जाएगा, हाथ मुंह धोने के लिए साबुन रखा जाता है। तो साबुन एक एग्जाम्पल हुआ कंज्यूमेबल स्टोर का। उसके बाद नेक्स्ट, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग,
तो ये मैंने आपको लिस्ट लिखाया इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिया रहेगा, ये नहीं बोला होगा फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है, नहीं बोला होगा। तो सा अंदाजा लगा के आप कर सकते हो कि फैक्ट्री के अंदर का खर्चा है तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस के अंदर का खर्चा है ऑफिस ओवरहेड। फिर भी मैंने आपको आइटम लिखा दिए हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर आपके मन में डाउट आए तो मेरा नोट देख लोगे तब वो क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर ओवरहेड कहाँ पे आएगा। नेक्स्ट लिखो ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड इन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कहते हैं। ऑफिस ओवरहेड इन्हें हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कहते हैं। इसमें कौन सा खर्चा आएगा? बहुत सिंपल है। ऑफिस के अंदर जितना भी खर्चा होगा, ऑफिस भी होता है ना बड़ी बड़ी कंपनियों में, ऑफिस एक्चुअली देखा जाए ना प्रोडक्शन में है, ना प्रोडक्शन करता है ना सेल करता है, तो ऑफिस बना क्यों है तुम बोलोगे? ना ये प्रोडक्शन करता है ना सेल करता है, तो ऑफिस बना क्यों है? ऑफिस में ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि भाई कितना प्रोडक्शन करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, कितना सेल करना है, कब करना है, दोनों को इंस्ट्रक्शन ऑफिस ही देता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देगा, पहले सेल्स डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेगा कि भैया आने वाले साल में कितना यूनिट बिक्री होने का चांस है। ऑफिस पूछेगा, ऑफिस मतलब ऑफिस का स्टाफ पूछेगा सेल्स डिपार्टमेंट से, भाई आने वाले साल कितना यूनिट बेचने का बिक्री होने का चांस है। फिर वही हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा भैया इतना यूनिट आपको बनाना है। तो ऑफिस कुछ चीज बनाता नहीं है ना बेचता है, बट ये हेल्प करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी और सेलिंग डिपार्टमेंट को भी। और इसके अलावा ये अकाउंट भी मेंटेन करता है कंपनी का। करेक्ट? तो ऑफिस है तो वहां भी खर्चे होंगे। क्या क्या खर्चे होंगे अंदाजा लगा सकते हो। ऑफिस में एम्प्लॉय होंगे, स्टाफ होंगे, उनको सैलरी देना है। ऑफिस में फैन होगा, बल्ब होगा, एसी होगा। इन सबको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, वो ऑफिस ओवरहेड है। ऑफिस में स्टेशनरी होता है, पेन वगैरह, पेंसिल, रबर, स्टेपलर, बुक्स ऑफ अकाउंट, वो सब स्टेशनरी है। तो ऑफिस के अंदर जितने भी खर्चे होंगे सब ऑफिस ओवरहेड। कौन से खर्चे होते हैं मैं लिस्ट पे भी लिखा दे रहा हूं आपको। लिखो सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, डायरेक्टर, ए बिट हुआ, बी बिट में लिखो
depreciation of asset used in office. Depreciation of asset used in office. और ऑफिस के अंदर भी एसेट होते हैं, फर्नीचर होगा, एसी होगा, कंप्यूटर होगा, कैलकुलेटर होगा, इन सब का डिप्रिसिएशन ऑफिस ओवरहेड। फिर लिखो रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस, रेंट एंड टैक्सेस ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस। फिर लाइटिंग ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस, लाइटिंग ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस। फिर आएगा जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। जनरली ये सब ओवरहेड को ऑफिस ओवरहेड बोलते हैं। नोट बनाते समय 2-3 आइटम के लिए स्पेस छोड़ देना। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर कोई नया आइटम आपको मिला तो अब यहां इंक्लूड कर लेना, दोनों में, फैक्ट्री ओवरहेड में भी, ऑफिस ओवरहेड में भी। उसके बाद आएगा नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब हर कंपनी का शोरूम होता है, गोडाउन होता है, जहां सामान रखा जाता है, जो सामान बेचना है, फिनिश्ड गुड्स। शोरूम है, गोडाउन है, तो वहां भी तो खर्चा होगा, वहां भी स्टाफ होंगे, फैन लाइट होगा, फैन बल्ब होगा, लाइटिंग बिल आएगा, स्टाफ लोगों का सैलरी आएगा, वहां भी एसेट होंगे, फर्नीचर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, उनका डिप्रिसिएशन। तो शोरूम या गोडाउन के अंदर जितना भी खर्चा है सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अब एक कंपनी का बहुत सारा शोरूम होगा, बहुत सारा सेल डिपो होगा, तो वहां तक माल पहुंचाना है फिनिश गुड्स को, उसमें जो खर्चा आएगा वो सेलिंग ओवरहेड। बहुत सा कंपनी का पॉलिसी होता है गुड्स को, फिनिश गुड्स को कस्टमर के घर तक पहुंचा के देता है, जैसे डोमिनो का पिज्जा, और पिज्जा आपके घर तक पहुंचा के देगा, उसमें खर्चा आ रहा है ना उसका, एक स्टाफ रखा है, उसको एक बाइक दिया है, उसमें पेट्रोल खर्चा आएगा, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। आपको अंदाजा होगा बहुत सारे होलसेलर का छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, टेम्पो हुआ या 407 हुआ, जो दुकानों जाके सामान देकर आती हैं, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हुआ। इसमें कौन सा खर्चा आएगा? बहुत सिंपल है, यहाँ भी स्टाफ होगा, उनका सैलरी, यहाँ भी लाइटिंग बिल आएगा, यहाँ भी एसेट होंगे, उनका डिप्रिसिएशन।
तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि एक पर्टिकुलर ओवरहेड कहाँ आएगा। तीन ही है, तीन जगह ही है। एक फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा ऑफिस ओवरहेड जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहते हैं, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इसके एग्जांपल लिखा दे रहा हूं आपको। लिखो पहले, सैलरी ऑफ सेल्समैन, सेल्स मैनेजर, salary of salesman, sales manager. Next, advertising. Next, carriage outward. Carriage outward मतलब वो कैरेज जो फिनिश गुड्स को कस्टमर के घर तक पहुंचाने में लगता है, जैसे डोमिनो का पिज्जा। वो लोग हम पिज्जा घर पहुंचा के देते हैं, तो पहुंचाने में जो खर्चा आएगा उसे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। एक था कैरेज इनवर्ड, जिसके बारे में बताया स्टार्टिंग में। वो कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल खरीदते समय होता है, उसे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते वक्त वहां ऐड करते हैं। अब स्टार्टिंग में बताया, और अभी बता रहा हूं कैरेज आउटवर्ड, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। फिर लिखो, कमीशन टू सेल्समैन, नेक्स्ट गोडाउन और वेयर हाउसिंग चार्जेस, गोडाउन और वेयर हाउसिंग चार्जेस। नेक्स्ट, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, अपकीप मतलब मेंटेन करना, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन। बहुत सारे होलसेलर का होता है ना डिलीवरी वैन, जिसके द्वारा वह हेल्प लेके वो फिनिश गुड्स को रिटेलर के शॉप तक पहुंचा के देता है। ये सेलिंग ओवरहेड के कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, फर्स्ट पेज छोड़ देना, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर कोई नया आइटम मिले यहाँ लिख देना। अब लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो कॉस्टशीट का फॉर्मेट लिखाते वक्त मैंने लिखाया था स्टार्टिंग में, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, नेक्स्ट में डायरेक्ट लेबर, नेक्स्ट में लिखाया था डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट बनता है, ऐसा मैंने लिखाया था लास्ट वीडियो में। आज आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जनरली कौन कौन सा एक्सपेंस आता है। लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंस इज ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंस। It generally includes number one, royalties, excise duty, ये एक तरह का टैक्स है जो सरकार लेती है प्रोडक्शन के ऊपर। हायर चार्जेस, HIRE, हायर मतलब भाड़ा, हायर चार्जेस of a particular plant
higher charges of a particular plant for a particular job. Higher charges of a particular plant for a particular job. कभी कभी ऐसा भी होता है, एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए कोई स्पेशल प्लांट या मशीन भाड़े पे लाया जाता है। मान लो कंपनी बाइक बना रही है, अब बाइक में तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना? सीट है, टायर है, ट्यूब है, चक्के हैं, रिम है, बहुत सारे आइटम है, हेडलाइट्स है ना? बहुत सारे आइटम है। ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आइटम को बनाने के लिए मशीन, एक स्पेशल मशीन भाड़े पे लाया जाए, तो उसका भाड़ा भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर कॉस्ट ऑफ स्पेशल मूल्ड्स, MOULDS, मूल्ड्स एंड पैटर्न, कॉस्ट ऑफ स्पेशल मूल्ड्स एंड पैटर्न। बहुत सी चीजों को बनाने के लिए ढांचे होते हैं, वो ढांचे से चीज, ढांचे में आप एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को पर्टिकुलर टेम्परेचर में गर्म करके डाल दोगे और सूखने के बाद वो चीज बन जाएगी। वो मूल्स एंड पैटर्न्स होते हैं। इनका कॉस्ट भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। तो ये मैंने आपको प्राय सब एक्सपेंसेस के बारे में बता दिया है जो कॉस्ट शीट में आता है। अब ऐसे भी कुछ एक्सपेंस हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनका कॉस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे कौन कौन से आइटम हैं वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसे एक्सपेंस डाल देता है जिनको कॉस्ट शीट में लेना ही नहीं। ओके, हेडिंग लिखो, एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, या लिख सकते हो एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, दोनों का मीनिंग सेम है। इसके कुछ एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम किस पे पे करेंगे? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट होगा तभी जाके इनकम टैक्स देंगे, तो इनकम टैक्स का कॉस्ट के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है ना भाई। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ये क्या होता है? हर कंपनी पैसा कमाने के बाद, प्रॉफिट अर्न करने के बाद कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करती है। इंडियन कंपनीज एक्ट ने कंपलसरी किया है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब ये भी क्या, प्रॉफिट होने के बाद होगा, इसका भी कॉस्ट से कोई कनेक्शन नहीं है।
फिर लिखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। फिर डिविडेंड पेड, एंड डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड भी प्रॉफिट निकलने के बाद ही होगा, इसका भी कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड में कब होगा? जब आप किसी कंपनी, दूसरी कंपनी का शेयर खरीद के रखे हो तो वहां से जो डिविडेंड मिलेगा उसे कहते हैं डिविडेंड रिसीव्ड। अब इसका हमारे कॉस्ट के साथ क्या कनेक्शन है? हम जो चीज बना रहे हैं उसके साथ क्या कनेक्शन है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर आप किसी कंपनी का डिवेंचर खरीद के रखे हो तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगा। इसका तुम्हारे कॉस्ट के साथ क्या कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन नहीं। तुम जो चीज बना रहे हो उसके साथ क्या कनेक्शन है? कुछ भी नहीं। तो ये सब कोई आइटम है जो क्वेश्चन में दिए रहते हैं, बट उन्हें इग्नोर करना है कॉस्ट शीट बनाते वक्त। अभी का थ्योरी खत्म हुआ, इस चैप्टर का कॉस्ट शीट अब बन जाएगा। कुछ नंबर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो, कॉमा, calculate the cost of raw material consumed during the year 2019-20। एक तरफ लिखो पर्टिकुलर, एक तरफ अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर के नीचे लिखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 1 April 2019 अमाउंट कॉलम में लिखो 35,000। फिर नीचे लिखो वही स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के नीचे ऑन 31 March 2020, ऑन 31 March 2020 42,000। फिर उसके नीचे लिखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट में लिखो 2,35,000, 2,35,000। फिर लिखो रिटर्न ऑफ मटेरियल टू सप्लायर, रिटर्न ऑफ मटेरियल टू सप्लायर 8,000, 8,000। उसके नीचे लिखो कैरेज ऑन परचेजेज, कैरेज ऑन परचेजेज 6,000।
उसके नीचे लिखो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल 3000। क्वेश्चन यहां आपका एंड हुआ। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। शीतल, शीतल, क्वेश्चन रीड कर लो। अभी मैं ये नंबर सॉल्व करूंगा व्हाइट बोर्ड में। फॉर्मूला कल लिखाया था। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला कल मैंने लिखाया था। आप वो फॉर्मूला देख सकते हो, उसको देख देख के सॉल्व करेंगे। तुम देखना, देखते देखते सॉल्व करना। मैं जो लिखाया था वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं कि नहीं, चेक करते रहोगे। कल मैंने लिखाया था, ठीक है। हाँ, कल मैंने लिखाया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते वक्त सबसे पहले लोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा। रॉ मटेरियल को मैंने शॉर्ट में लिखा R.M। अब पूरे लिखना R.M मैंने लिखा है। देखो क्वेश्चन में स्टॉक के नीचे दो डेट है, एक 1 अप्रैल 19 का और एक 31 मार्च 20 का। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, जो पहले ओपनिंग आता है बाद में क्लोजिंग। तो 35,000 ओपनिंग है, जो पुराना साल है, जो पुराना डेट है वो ओपनिंग, पुराना डेट ओपनिंग और नया डेट क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने लिखा, कल लिखाया था, आपको याद होगा, दिखते रहो। उसमें ऐड होगा परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हो। परचेज हमको दिया है 2,35,000, ये इसमें ऐड होगा। फिर आज एक आइटम ऐड कराया था कैरेज ऑन परचेज, तो सिंपली कैरेज भी बोलते हैं, कैरेज ऑन परचेज भी बोलते हैं, सिंपली कैरेज भी बोलते हैं, और कभी कभी कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं, इनवर्ड। ये हमें दिया है 6,000।
ये हमें दिया है 6000। हाँ, अब इन ऐड वाले आइटम खत्म हो गए इस क्वेश्चन के। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। ये 2,76,000 आएगा। अब लेस करेंगे, लेस करेंगे। लेस का 2 आइटम दिया है, एक रिटर्न ऑफ, लेस का 3 आइटम दिया है। रिटर्न ऑफ मटेरियल, इसको परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। ये माल आपने वापस कर दिया क्योंकि ये माल खराब होगा, या जो माल हमने मंगाया वो नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा, हमारे ऑर्डर के हिसाब से नहीं होगा, हमने इसको वापस कर दिया। वापस कर दिया तो ये हमारे फैक्ट्री में कंज्यूम नहीं हुआ, तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे। इसे हम माइनस कर देंगे। फिर एक है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। कल बताया था लास्ट वीडियो में, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। $3,000। तो 2,65,000 आएगा। फिर इससे लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये हमें दिया है कितना, 42,000। 42,000। अब इसको माइनस करने से जो बचेगा 2,23,000। 2,23,000 ये है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो हमें निकालना था। इसके सामने में लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमें निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ किशोर एंटरप्राइजेज, of Kishore Enterprises, calculate the prime cost, calculate the prime cost for the month of October 2020। ये एक पर्टिकुलर मंथ का है। For the month of October 2020। लिखने के बाद पर्टिकुलर लिखो, उसके सामने में अमाउंट लिखो, पर्टिकुलर अमाउंट। अब पर्टिकुलर के नीचे लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 10,000 अमाउंट कॉलम में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 10,000।
फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 8,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 8,000। उसके नीचे परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ, परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ 92,000, परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ 92,000। उसके बाद कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल 3,000, कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल 3,000। उसके बाद रॉयल्टीज ऑन आउटपुट, रॉयल्टीज ऑन आउटपुट 5,000। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी 4,000, एक्साइज ड्यूटी 4,000। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 60,000, 60,000। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस 15,000, इनडायरेक्ट वेजेस 15,000। इस क्वेश्चन में हमें प्राइम कॉस्ट निकालना है। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो नोट्स देख लो। मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, आप भी लिखो अपनी कॉपी में और नोट्स भी देखते रहो कि नोट के हिसाब से मैं कर रहा हूं कि नहीं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इस क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया है, हमें निकालना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज सब अलग अलग दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोलो चाहे डायरेक्ट मटेरियल बोलो, एक ही बात है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल बोलो या रॉ मटेरियल बोलो, एक ही बात है। मैंने शॉर्ट में लिखा अमाउंट है 10,000। फिर इसमें ऐड करते हैं परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये बताता है कितना रुपए का रॉ मटेरियल आपके पास था साल के शुरू में, और परचेज ये बताता है कितना रुपए का रॉ मटेरियल आपने और परचेज किया। ये 92,000 है। हाँ, फिर कैरेज भी दिया हुआ है, वो भी ऐड होता है। कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस
3000, ये भी ऐड करते हैं। आज का वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। बस डायरेक्ट मेटल कंज्यूम निकालते समय इस क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही आइटम ऐड होगा। तो ये 1,05,000 हो जाएगा। इससे फिर लेस होगा, इससे लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल बोलो चाहे रॉ मटेरियल बोलो, एक ही बात है। इसका अमाउंट हमको दिया हुआ है 8,000, ये लेस होगा। तो जो 97,000 बचेगा ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर आपको याद होगा या नोट देख लो, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए उसके बाद हम लेते हैं डायरेक्ट लेबर, जिसे डायरेक्ट वेजेस भी कहते हैं। डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में हमें दिया है 60,000, 60,000, वो ऐड होगा। फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होता है। अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं है तो नोट देख देख के करना और ग्रेजुअली याद भी करना है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको यहाँ पर 2 आइटम दिया हुआ है, 2 आइटम दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। एक रॉयल्टी ऑन आउटपुट, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में 2 आइटम दिया है। पहला रॉयल्टीज ऑन आउटपुट, रॉयल्टीज ऑन आउटपुट, इसका अमाउंट है 5,000। फिर और एक दिया एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी इसका अमाउंट है 4,000। इन दोनों को ऐड करेंगे, जो 9,000 आएगा ये है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मिल गया, डायरेक्ट लेबर मिल गया और डायरेक्ट एक्सपेंस मिल गया। इन तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। हाँ, 1,66,000 आएगा। 9, 7, 16, 6, 1, 10, 6, हाँ 1,66,000 आएगा। ये आपका है प्राइम कॉस्ट, ये आपका है प्राइम कॉस्ट। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में एक आइटम था इनडायरेक्ट वेजेस, हमने उसे इग्नोर किया। क्वेश्चन में एक फिगर था इनडायरेक्ट वेजेस, हमने उसे इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट वेजेस तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है।
और हमें तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए बोला है, तो ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एग्जाम में आता है कंफ्यूज करने के लिए, एक दो एक्स्ट्रा आइटम, फालतू आइटम दे देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वेजेस को इग्नोर करना है। और एक क्वेश्चन करा रहा हूं, फटाफट लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी एंटरप्राइजेज supplies the following data for the month of April 2020 for product X. Calculate factory cost. उसके बाद लिखो पर्टिकुलर एक तरफ, अमाउंट एक तरफ। पर्टिकुलर्स में लिखो, पर्टिकुलर के नीचे लिखो प्राइम कॉस्ट 1.5 लाख, 1,50,000। फिर प्राइम कॉस्ट के नीचे लिखो फैक्ट्री ओवरहेड 40,000। फिर लिखो ऑफिस ओवरहेड 15,000। फिर लिखो सेल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 6,000। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 6,000। उसके नीचे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग 9,000। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग 9,000। और उसके नीचे में है सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप 1,000। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप 1,000। और इस क्वेश्चन में हमें फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन का फॉर्मेट में जो लिखाया था प्रीवियस वीडियो में, वो साथ पास में रखे रहो, याद नहीं है तो वहां से देखते रहो, जो लिखाया हूं वो हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं कि नहीं। हाँ, सबसे पहले हमें दिया था प्राइम कॉस्ट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दिया है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमें दिया है 1,50,000। 1,50,000। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड मैं ओवरहेड का शॉर्ट में लिखा O.H, अब पूरा लिखना 40,000। 40,000। इन दोनों को ऐड करने से आएगा 1,90,000। 1,90,000। इस क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ऑफिस ओवरहेड तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद आता है और हमें तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, तो ऑफिस ओवरहेड कुछ काम का नहीं है ये नंबर में।
उसके बाद लास्ट में दिया है सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। ये सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप है, ये लेस होगा। प्रीवियस नंबर में हमें दिया था सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो डायरेक्ट मेटल कंज्यूम से निकालते हुए लेस होगा। बट ये सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप है, तो फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हुए लेस होगा। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप फैक्ट्री कॉस्ट निकालते समय माइनस होगा। ये हमें दिया है 1000। ये शायद मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट में नहीं लिखाया था, देख लेना, नहीं लिखाया तो लिख देना। ये 1,89,000 बचेगा। इसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, इसमें ऐड करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। हर समय ओपनिंग ऐड होता है और क्लोजिंग लेस होता है, उसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, जो हमें दिया है 6000। तो ऐड करने से आएगा 1,95,000, 1,95,000। तो इससे लेस होगा वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, ठीक है। और ये हमको दिया है 9,000। ये 1,86,000 आएगा। ये निकल गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, या इसे कहते हैं वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का और एक नाम है वर्क कॉस्ट। ठीक है बच्चे लोगों, आज हमने 3 नंबर सॉल्व किया है प्रॉब्लम्स का, ठीक है, और कुछ अलग वैरायटी के नंबर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। हैव अ नाइस डे।